नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस एकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित जो एमसीक्यू हम कवर कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन किया जा रहा है 1995 से लेकर 2019 तक, जो भी इस प्रश्न पत्र में आए हुए। ठीक है, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो सिविल सेवा परीक्षा है उसकी प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न पत्र जो आए हुए उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ताकि एक रोड मैप आपके लिए तैयार हो सके कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आते हैं। एक होता है सिलेबस और दूसरा होता है ये जो ओल्ड पेपर रहते हैं उसमें जो आए हुए प्रश्न, ये बताते हैं आपको कि इस एग्जाम की प्रकृति क्या है, तो इसके लिए ये आवश्यक है। ठीक है, और इसका सेट 2 है और आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवव्रत नोई के। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है, ये सवाल 1999 में पूछा गया। भारतीय संविधान मान्यता देता है, ऑप्शन है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो यहाँ पे है भारतीय संविधान मान्यता देता है, ये है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। आंसर है इसका सी। अनुच्छेद 29 और 30 में धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। और यद्यपि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, जो अल्पसंख्यक शब्द है इसकी परिभाषा क्या है, ये यहाँ पे परिभाषित नहीं किया गया है। आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1999 में सवाल पूछा गया है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। सॉरी, या फिर नहीं, यहाँ पे ये चार है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? हाँ, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि या ए सही है या बी सही है या सी या डी। तो यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में केवल एक है, बी में 1 2 और 3, 1 2 और 3, 2 3 और 4 और 1 और 2। याद रहे, कोई भी संशोधन यदि लाना है संविधान में तो ये लाया जाता है पार्लियामेंट द्वारा, यानी संसद द्वारा। ठीक है, और संसद किन चीजों से मिलकर बनी होती है, ये देखिए। इंडियन पार्लियामेंट ये बनी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा, तीन चीजों से मिलकर ही बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत बिल ला करके होती है। बिल या तो लोकसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में, या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है। ये ऐसा जरूरी नहीं कि पहले लोकसभा में आएगा या फिर पहले राज्यसभा में आएगा फिर दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोकसभा में आया तो पहले लोकसभा में आएगा, फिर वहां से वो जाएगा राज्यसभा में, फिर वहां से यदि ये दोनों यहाँ पारित हो गए तो ये आएगा प्रेसिडेंट के पास, वहां पर साइन होती, फिर उस प्रकार से ये हमारा प्रक्रम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे संशोधन लाना है तो उसके लिए यहाँ पे लाने का उपक्रमण किया जा सकता है। तो इसका संबंधित ये क्वेश्चन है, तो हमको देखना है। जैसा कि हमने यहाँ पर समझा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तीन स्टेजेस हैं यहाँ पे। लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हम देखते हैं केवल एक, तो केवल एक सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पे दो चीजें और हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3 नहीं, तीसरा वाला नहीं है, राज्य विधानमंडल द्वारा ये नहीं किया जाता। याद रहे, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि राज्य की जो विधानमंडल है क्या वो संविधान में संशोधन कर सकती है? नहीं, ये नहीं कर सकती। इस संविधान में ही संशोधन करना है तो सिर्फ जो पार्लियामेंट है उसको अधिकार है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, 2 3 और 4। ठीक है, तीन वाला ऑप्शन आ रहा, मतलब ये भी गलत है। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार 1 2 और 3 गलत है। चौथे में है 1 और 2। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा है जो संशोधन लाने का उपक्रमण किया जाता है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर हो जाएगा डी। अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन लाने का उपक्रम किसी भी सदन से, लोकसभा एवं राज्यसभा, किसी भी सदन, देखिए लोकसभा है निम्न सदन है और राज्यसभा है उच्च सदन। ठीक है, और लोकसभा विघटित हो सकती है, राज्यसभा विघटित नहीं होती। तो किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन का मतलब करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हाल ही का मतलब ये है। ठीक है, कि ये उस समय करंट अफेयर क्वेश्चन था क्योंकि ये 1999 में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं
कि जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में जो संशोधन हुए हैं, तो यहाँ पे उससे संबंधित कौन से कथन यहाँ पे सत्य है, ठीक है, कौन से कथन या उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, ये हमको बताना है। भारतीय, चलिए चेक करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्ध को तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी, ठीक है। क्या ये सही है? हाँ ये सही है, इसके अंतर्गत ये प्रावधान है, ठीक है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। हाँ ये की गई है। कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। क्या इसमें ऐसा है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, ये गलत है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्याशिष्ट रद्द नहीं किया जा सकता है। तो क्या कैसा प्रावधान इसके अंतर्गत है? तो हाँ ये है, ठीक है। तो 1, 2 और 4 प्रत्याशिष्ट रद्द मतलब उसे पूरी तरह हम रद्द नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे आम चुनाव की व्यवस्था वहां पे हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 यहाँ पे ऑप्शन है सही जो है। यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं। 1, 2 और 4 कथन है, ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3 और 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन है बी वाला, ठीक है। आंसर इसका बी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 के अनुसार भारतीय संविधान एवं भारतीय ध्वज का अपमान करने वालों को 6 वर्ष तक संसद तथा राज्य जो विधानसभा है उसका चुनाव लड़ने से वंचित रखना। लोकसभा का चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि तथा उम्मीदवार की मृत्यु पर चुनाव को प्रत्याशिष्ट रद्द न करने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। आंसर इसका बी। अगला सवाल है 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है और ये सवाल पूछा गया है सन 2000 में। देखते हैं इसके बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जनशील रोजगार का सृजन इसके अंतर्गत है। हम देखेंगे अभी। मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ कार्य हेतु इच्छुक समर्थांग वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी। तो यहाँ पे 73 संशोधन अधिनियम 1992 ये निर्दिष्ट करता है कि देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। आंसर है इसका सी। आंसर सी। 73वें संशोधन जो 1992 के अंतर्गत हुआ है द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। भाग 9 और 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। सन 2001 में सवाल पूछा गया है। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का अनुच्छेद 351। तो इसके तो यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? तो ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 350 का में। आंसर है इसका सी। अनुच्छेद 350 का 1956 में 7वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 349 भाषा के लिए उपवन करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। और अनुच्छेद 350 इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी व्यथा निवारण के लिए संघ या राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा में प्रतिवेदन दे सकता है। अनुच्छेद 351 इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्दिष्ट है, ठीक है। आंसर इसका सी। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है? ये सन 2001 में पूछा गया सवाल है। तो आप ये याद रखें कि जो भारत की जो अनुसूची है, भारतीय संविधान में जो अनुसूची है वो सारी याद रख लें, तो उससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। जो चौथी वाली अनुसूची उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, या फिर इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है।
तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। आंसर है इसका डी। आंसर है इसका डी। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। कितनी कितनी अनुसूची है? 12। और चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के विषय में है। ठीक है, अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सन 2001 का ये सवाल है। सूची 1 में संविधान में संशोधन से संबंधित यहाँ पे है और किस विषय वस्तु से संबंधित था ये हमको बताना है सूची 2 में। तो इसको इसमें हमको सही मिलान करना है। कूट यहाँ पे दिए गए हैं, वो कूट हम देखेंगे अभी। पहले इसको देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 को। ए संविधान 69 यानी 69, ठीक है, 69वां संशोधन अधिनियम 1991, संविधान 75वां संशोधन अधिनियम 1994, ठीक है, 75वां संविधान 80वां संशोधन अधिनियम 2000, संविधान 83वां, ठीक है, 83वां संशोधन अधिनियम 2000। ये यहाँ पे ये दिए गए अधिनियम और जो संशोधन है यहाँ पे हमको बताना है किस विषय वस्तु के अंतर्गत है। राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। गांवों या अन्य स्थानीय स्तरों पर पंचायतों का संगठन। 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन NCR का दर्जा देना। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो संविधान जो 69 जो अमेंडमेंट था अधिनियम 1991 वो संबंधित था यहाँ पे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देने से। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है, पहले की जोड़ी बन रही है यहाँ पे 5 से। ठीक है, अगला हम देखते हैं संविधान 75वां संशोधन अधिनियम 1994। ये किस संबंधित था? ये संबंधित था यहाँ पे राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना संबंधित। ठीक है, तो बी का संबंध यहाँ बी का जो मिलान है वो बन रहा है ए से। संविधान 80वां संशोधन अधिनियम सन 2000, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारने से है। अगला है संविधान 83वां संशोधन अधिनियम सन 2000। तो इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। तो इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे डी का मिलान हो जाएगा 2 से। तो यहाँ पे है ए का 5 से, बी का 1 से, सी का है 4 से और डी का है 2 से। तो इससे संबंधित ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। कूट हम देखते हैं 1 का 5 से, ठीक है, बी का 1 से, सी का 4 से और डी का 2 से। तो ये पहला ऑप्शन में ही इसका आंसर हमको मिल चुका है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला सवाल है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? किसको संशोधित किया जाना चाहिए? सन 2001 में सवाल पूछा गया। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं। तो भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो इससे संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए अनुसूची 1 में। ठीक है, अनुसूची 1 में दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है और इसलिए नए राज्य के सृजन के लिए इस अनुसूची को संशोधित करना आवश्यक होगा। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, पहली अनुसूची। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सन 2001 में सवाल पूछा जा चुका है। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में है संविधान का अनुच्छेद और सूची 2 में इसके अंतर्गत वस्तु, अंतर्वस्तु। यहाँ पर हम देखते हैं अनुच्छेद 54, 75, 155, 164। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधानसभाओं की संरचना। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं अनुच्छेद 54 में क्या है। अनुच्छेद 54 में है यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, इसका मिलान यहाँ पे एक से होगा, ए का मिलान 1 से होगा। अनुच्छेद 75 में है क्या है? अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। तो आंसर तो इसका मिलान हो जाएगा इसका बी। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से, सी का मिलान 3 से। अनुच्छेद 164 का संबंध यहाँ पर जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज हमको नहीं करना है, जो सीक्वेंस है वैसा ही है। 1 का ए से, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं
एक का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से, ए बी सी डी। हाँ, तो इसका आंसर भी आएगा 1, क्योंकि हमें पहले ही कूट में इसका उत्तर मिल गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला सवाल, हाँ, थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के इसके अंतर्गत है 54 में। और अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति तथा 164 के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का उल्लेख है। वही बातें जो हमने यहाँ पे देखी है, जो मिलान संबंधित उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? सन 2002 में सवाल पूछा जा चुका है। 39वां, 40वां, 42वां या फिर 44वां? तो इसका आंसर यहाँ पे डी, 44वां। 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा संविधान में 74A अनुच्छेद जोड़ा गया। ठीक है, 74A अनुच्छेद यहाँ पे जोड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द देव आईएएस एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।